तो कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम वेपर प्रेशर वाष्प दाब पे बात कर चुके हैं। आज हम आगे की तरफ अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, द्रवीय विलयन हैं, उनके वाष्प दाब पर हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि विलयन है, उस विलयन में दो प्रकार के घटक होते हैं, विलेय और विलायक। क्योंकि मैं द्रवीय विलयनों की बात करने वाला हूं, तो द्रवीय विलयनों का मतलब है द्रवीय विलयन में जो विलायक होता है हमेशा वो द्रव प्रकृति का होता है, वो लिक्विड नेचर का होता है। और हम देख चुके हैं कि जो द्रव होते हैं वो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, उनको ताप देने पर वो वाष्प या भाप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन ये हुई कि मेरे पास विलायक द्रव है और उसमें मैं विलेय भी क्या घोल रहा हूं, जो विलेय घोल रहा हूं उसकी प्रकृति भी कैसी है, वो द्रव प्रकृति का है, मतलब ये भी क्या है, वाष्पशील। तो द्रवीय विलयनों का एक प्रकार ये पॉसिबल हो जाता है कि हम जो विलेय ले रहे हैं वो भी द्रव है और जो विलायक ले रहे हैं वो भी कैसी प्रकृति का है, द्रव प्रकृति का है। तो इस प्रकार के विलयनों को हम द्रव द्रव विलयन कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो विलायक लिया है वो द्रव हो, वो वाष्पशील प्रकृति का हो, लेकिन जो हम उसमें विलेय घोल रहे हैं, जो हम विलेय घोल रहे हैं वो द्रव ना होकर वो कैसा हो, ठोस हो। तो जो ठोस होते हैं वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, वो कैसे होते हैं, अवाष्पशील प्रकृति के होते हैं। तो हम ऐसे विलयनों को ठोस द्रव विलयन हम कहेंगे। तो देखिएगा, जनरली हमारे जो सिलेबस में ठोस है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये इनके फॉर्मूलाज है। NH2CO NH2 यूरिया, ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज C12H22O11। ये इनके मोलर मास है 60, 180, 342। तो ये कुछ ठोस है जो हमारे सिलेबस में यूज होते हैं और इन पर जनरली क्या है, न्यूमेरिकल आता है। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे विलायक की बात करें, जो द्रव हमारे सिलेबस में यूज होते हैं, जैसे वाटर है, जैसे एथिल अल्कोहल है, जैसे बेंजीन है, ये जैसे ईथर है, तो ये सब विलायक हमारे सिलेबस में है, वो यूज होते हैं। और इन दो कंडीशंस पे हमें हमारे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन पे बात करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो द्रव और द्रव के विलयन है उनके वाष्प दाब पे, कि हम जो विलेय लेंगे द्रव और जो विलायक लेंगे द्रव, उन दोनों को मिलाने पर वाष्प दाब में क्या सीन रहता है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो चलिए देखते हैं हमारा आगे का जो टॉपिक है उसको, और वो टॉपिक है द्रव द्रव जो विलयन है का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब जो शब्द है उसको मैं अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां भी कर दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिएगा, मेरे पास एक ये पात्र है और ये बंद पात्र है। ये जो पात्र है वो बंद है और इसमें कोई एक द्रव ए भरा है, इसमें कोई द्रव है वो ए भरा है। क्योंकि हम शुरू से करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो ए है हम उसको विलायक कहते हैं और जो बी है उसको हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ एक विलायक भरा है ए और ये शुद्ध है, मतलब इसमें कोई और चीज मिक्स नहीं है, सिर्फ ए है। तो यहाँ इस सरफेस पे आपको इस विलायक ए के अणु दिखाई देंगे। जैसा ही इस विलायक को हम टेम्परेचर देंगे, जो सतह के अणु हैं उनका जो है वाष्पन होने लगेगा और ये सतह से इवेपोरेट होंगे, वाष्पित होंगे और इस द्रव की सतह के ऊपर एक दाब बनाएंगे जिसे हम
इसका वाष्प दाब कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैं वाष्प दाब पे बात कर चुका हूं, तो यहां ज्यादा मैं वाष्प दाब पे बात नहीं करूंगा। तो इस लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड की, इस द्रव के ऊपर जो इस द्रव की जो वेपर्स जो प्रेशर लगा रही हैं वो वाष्प दाब है, और जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P नॉट ए से। इस ए द्रव को रिप्रेजेंट कर रहा है, P है वो दाब, वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नॉट है वो इसकी शुद्ध अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब P नॉट ए है ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। मतलब ए जब अपने पात्र में है, जब अपने किसी बोतल में बंद है, जब वो शुद्ध है, तो एक निश्चित ताप पर जो उसका वाष्प दाब है वो क्या है, P नॉट ए है। कल मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि किसी भी जो कोई भी जो द्रव है, एक निश्चित ताप पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है वो एक नियत राशि होती है, और हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। लेबोरेटरी में हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास ये एक क्या था, विलायक था। अब इसमें मैंने दूसरा पात्र लिया है, वो पात्र भी बंद है, और इस पात्र में दूसरा विलयन है जिसको हम विलेय कहेंगे। इसमें दूसरा विलयन है, दूसरा द्रव है जिसे हम बी मान रहे हैं, और वो विलेय है, और इसकी सतह पर बी के कण। वही सेम प्रोसीजर इसके साथ होगा। इसके सतह के कण हैं वो वाष्पन होंगे, इवेपोराइज होंगे, और वो जो है इस द्रव की सतह पर वाष्प दाब क्रिएट करेंगे। वही इसके वाष्प दाब को हम एक्सप्रेस करेंगे P नॉट बी। P नॉट बी क्या है, इस द्रव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। तो B दूसरा द्रव है, और B क्या है, B को हम विलेय मानते हैं। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो हमारे पास बन जाएगा द्रव द्रव विलयन। तो हम एक तीसरा पात्र लेते हैं, और तीसरे पात्र में इन दोनों को हम मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमें एक विलयन मिल गया है, और उस विलयन की सतह पर दोनों ही प्रकार के कण होंगे, दोनों ही प्रकार के अणु हमें मिलेंगे उस विलयन की सतह पे। पूरे विलयन में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सतह पे मान लिया है कि हमें दोनों ही प्रकार के कण देखने को मिल रहा है। मान लेते हैं ये पात्र भी कैसा है, बंद पात्र है। तो दोनों ही द्रव है, दोनों ही वाष्पशील है, तो विलयन में भी क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। दोनों ही घटक द्रव है, और द्रवों को हमने मिलाया है, तो विलयन अवस्था में भी दोनों घटक अपना अपना क्या बनाएंगे, वाष्प दाब बनाएंगे। तो इस विलयन की सतह के ऊपर भी वाष्प दाब प्रेजेंट होगा, और वो वाष्प दाब ए के कारण भी होगा, और वो वाष्प दाब है वो बी के कारण भी होगा। तो चलिए आप मुझे बताइए कि जो ए के कारण वाष्प दाब होगा, क्या मैं उसे P नॉट ए लिख सकता हूं? क्या मैं उसे P नॉट ए लिख सकता हूं? जो B के कारण वाष्प दाब होगा, क्या मैं उसे P नॉट बी लिख सकता हूं? जरा सोचिए, क्या जो हमने इन दोनों द्रवों को मिला दिया है, और जो विलयन बन गया है, उस विलयन जो द्रव है उसकी सतह के ऊपर जो A और B अपने जो वाष्प दाब लगा रहे हैं, क्या A के कारण लगने वाले वाष्प दाब को मैं P नॉट ए लिख सकता हूं? क्या B के कारण लगने वाले वाष्प दाब को P नॉट बी लिख सकता हूं? तो जवाब है नहीं। कारण क्या है, P नॉट ए और P नॉट बी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब थे, लेकिन यहाँ ये दोनों लिक्विड हैं, दोनों जो द्रव हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं है। हमने दोनों विलयनों को, दोनों द्रवों को, विलयन नहीं, दोनों द्रवों को हमने यहाँ मिला दिया है। तो ए के कारण उत्पन्न दाब को, ए के कारण उत्पन्न वाष्प दाब को मैं P नॉट ए नहीं लिख सकता, और बी घटक के कारण उत्पन्न वाष्प दाब को मैं P नॉट बी नहीं लिख सकता। तो हम यहाँ जो ए के कारण जो प्रेशर है, ए के कारण जो वेपर प्रेशर है, ए के कारण जो वाष्प दाब है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से, और जो बी के कारण जो वाष्प दाब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
बी से। तो यहां पी ए और पी बी क्या है, पी ए है ए, तो पी ए है क्या है, ए द्वारा विलयन की सतह पर लगाया आंशिक वाष्प दाब, और बी क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा, सेम यही लैंग्वेज, बी द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब क्यों कहा है, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कहीं भी अगर एक से ज्यादा घटक अगर वहां दाब लगा रहे हैं तो हम प्रत्येक घटक के द्वारा लगाए गए दाब को दाब के फॉर्म में नहीं, आंशिक दाब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ दो घटक दाब लगा रहे हैं इस विलयन की सरफेस पे, दो घटक वाष्प दाब लगा रहे हैं, तो पी ए है वो ए द्वारा लगाया गया विलयन की सतह पर आंशिक वाष्प दाब है, और जो बी पी बी है वो बी द्वारा इस विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक वाष्प दाब है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा यहां से एक नियम निकल के आता है, जब हम द्रव द्रव सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां से एक नियम निकल के आता है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे मार्टे राउल्ट, उन्होंने एक नियम दिया, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी विलयन में बात करें तो किसी विलयन के अगर हम किसी विलयन की बात करते हैं तो विलयन के जो घटक हैं वो जो आंशिक दाब विलयन की सतह पर लगाते हैं वो आंशिक दाब उस विलयन उस घटक की उस विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ ए द्वारा लगाया गया जो आंशिक वाष्प दाब है वो इस विलयन में उपस्थित ए की मोल भिन्न के समानुपाती होने वाला है, और बी द्वारा जो लगाया गया आंशिक वाष्प दाब है वो बी की मोल भिन्न के समानुपाती है। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे मार्टे राउल्ट, उन्होंने बताया था कि किसी घटक में कोई विलयन है, उस विलयन की सतह के ऊपर जो आंशिक जो वाष्प दाब लग रहा है प्रत्येक घटक द्वारा, जो उस विलयन के घटक हैं, तो वो आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जितनी उस घटक की मोल भिन्न ज्यादा होगी उस घटक द्वारा लगाया गया जो आंशिक वाष्प दाब है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो हमने दो घटक माने थे पी ए और पी बी, तो पी ए द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब था जो कि ए की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, और पी बी घटक द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब था जो बी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आप जानते हैं कि हमें एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, और वो स्थिरांक है पी नॉट ए एक्स। तो यहाँ आप जानते हैं पी ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, एक्स ए जो है ए घटक की मोल भिन्न है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी द्रव के लिए निश्चित ताप पर जो शुद्ध अवस्था का आंशिक जो वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है वो एक नियत राशि है, इसीलिए हमने समानुपाती का चिन्ह हटाकर यहाँ एक नियतांक लगा दिया है। तो आप देखेंगे यहां से अगर मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ आप लगा देंगे पी नॉट बी जीटा बी, तो पी बी घटक द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और एक्स बी इस विलयन में उपस्थित बी की मोल भिन्न। तो जो राउल्ट था उसने क्या कहा था कि किसी भी विलयन की सतह पर कोई घटक कितना वाष्प दाब लगाएगा ये वाष्प दाब निर्धारित करेगी उसकी मोल भिन्न।
तो किसी घटक द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उस घटक की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम था। तो चलिए, आपने जो 11th क्लास है उस 11th क्लास में एक नियम पढ़ा होगा डाल्टन का। डाल्टन का क्या नियम था? डाल्टन कहते थे कि अगर किसी एक पात्र में एक से ज्यादा गैसें हैं, किसी पात्र में अगर एक से ज्यादा गैसें हैं और उन गैसों का टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना था उस पात्र पर। अगर हम उन गैसों द्वारा लगाया गया टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें तो कुछ नहीं करना था, हम उन गैसों के आंशिक दाब को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो घटक हैं, दोनों घटक वेपर्स बना रहे हैं। ए अपनी वेपर बना रहा है, बी अपनी वेपर्स बना रहा है। वेपर गैसेज हैं, मतलब अगर हम इस विलयन के ऊपर जो कुल जो वाष्प दाब है उसकी गणना करना चाहें, पी जो टोटल सॉल्यूशन पर जो कुल वाष्प दाब लग रहा है उसकी गणना करना चाहें, तो हम ए घटक द्वारा लगाए गए आंशिक वाष्प दाब और बी घटक द्वारा लगाए गए आंशिक वाष्प दाब का क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। जब हम दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब का जोड़ कर देंगे तो विलयन पर लगने वाला जो कुल वाष्प दाब है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में है वो पी ए का वैल्यू रख सकते हैं। पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। पी बी का वैल्यू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पी सॉल्यूशन। जो विलयन पर जो टोटल जो वेपर प्रेशर लग रहा है विलयन की सतह पर, जो कुल जो वाष्प दाब लग रहा है वो ये है पी एस। एस मतलब सॉल्यूशन, विलयन, वो बराबर हो जाएगा किसके, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर जानते हैं आप एक होता है, मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। तो यहां से जो एक्स बी है उसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स ए होने वाला है। तो मैं यहाँ एक्स बी की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए भी रख सकता हूँ। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह रख दिया जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो ये आपके पास नया फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले का भी आप यूज कई बार न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास जब हम ऐसे सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सोल्यूट जो विलेय है वो भी द्रव है और जो सोलवेंट है वो भी द्रव है, जो विलायक है वो भी द्रव है। तो ऐसे विलयनों की हम वाष्प दाब की बात हम कर चुके हैं और राउल्ट के नियम की बात हम आज कर चुके हैं। तो राउल्ट के नियम की बात हम कर चुके हैं। कल हम अगला जो कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है उस पर बात करेंगे, जिसमें हम विलेय है वो ठोस लेंगे और जो विलायक है वो द्रव लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका थैंक यू। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।